हिस्ट्री क्विक रिवीजन में आज मौर्योत्तर काल के क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और इसमें जो फैक्ट है उसके बेस पर हम लोग एक एक लाइन को आगे बढ़ाते जाएंगे और इसका मोटिव यही है कि आप कम समय में अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकें। तो क्विक रिवीजन के लिए ये फास्ट एंड वन लाइनर पॉइंट हम आपके लिए लेकर के आए हैं। पहला है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तो मौर्य वंश के बाद आए शुंग वंश। ठीक है, जो मौर्य वंश का जो राजा था, जो अंतिम राजा था जिसका नाम था बृहदर्थ, तो मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदर्थ की हत्या जो है इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की और फिर इसने ही मौर्यों के स्थान पर एक नया वंश स्थापित किया, शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के विषय में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो अयोध्या लेख, अयोध्या अभिलेख जो है इससे यह पता चलता है। याद रखिएगा, ये पुष्यमित्र जो है ये ब्राह्मण था, ये ब्राह्मण था। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि एक ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम राजा को मार करके एक नया वंश स्थापित किया। तो ये अशोक द्वारा जो बौद्ध धर्म को ज्यादा प्रश्रय देने का काम किया गया था जिससे कि ब्राह्मण धर्म का नुकसान हुआ था। तो ये ब्राह्मण की प्रतिक्रिया थी जिन्होंने मौर्य साम्राज्य को नष्ट कर दिया, ऐसा कुछ मानते हैं। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि अशोक ने का जो धम्म हृदय परिवर्तन हुआ था जिसमें उसने युद्ध छोड़ करके धम्म विजय की नीति अपनाई थी, तो उससे सेना का मनोबल टूट गया था और एक सेनापति के रूप में ये जो सैन्य विद्रोह हुआ इसकी वजह से मौर्यों का पतन हुआ था। तो ये जो शुंग वंश की स्थापना करने वाला ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग था, इसने सत्ता स्थापित करने के बाद 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी अयोध्या लेख से मिलती है। प्राचीन भारत के किस एक पुस्तक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी वर्णित है? तो वो है मालविकाग्निमित्रम, यानी कि मालविका और अग्निमित्र। अग्निमित्र कौन था? अग्निमित्र शुंग वंश से संबंधित था। तो मालविका और अग्नि मित्र के प्रेम संबंधों या प्रेम की जो कथा थी वह मालविकाग्निमित्रम में मिलती है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि मालविकाग्निमित्रम की रचना किस लेखक ने की है। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? शुंगों के बाद कौन आए? शुंग वंश के बाद कण्व वंश की स्थापना हुई और ये वासुदेव था। तो वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना शुंग वंश के स्थान पर की। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? वो था सातवाहन। सातवाहन वंश जो है ये मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था और सातवाहनों की एक महत्वपूर्ण खासियत ये थी कि ये अपनी माता का नाम अपने नाम के आगे लगाते थे। और सातवाहन वंश की स्थापना जो है वो किसने की? सिमुक ने। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? सातवाहन वंश का। सातवाहनों को आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। सातवाहन काल में किस भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था? तो प्राकृतिक भाषा इनकी राजभाषा थी और संस्कृत इनकी आम बोलचाल की भाषा थी। किस सातवाहन शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो वो था गौतमी पुत्र शातकर्णी और इसीलिए गौतमी पुत्र शातकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण भी कहते हैं। अद्वितीय ब्राह्मण भी इनको कहते हैं। इन्होंने दक्षिण में ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया और वर्ण व्यवस्था को फिर से लागू करने का प्रयास किया था। किस वंश के शासक मात्र नामों माता के नाम से जाने जाते थे? तो वे सातवाहन थे। जैसे अभी आपने देखा गौतमी पुत्र, तो गौतमी उनकी माता का नाम था और शातकर्णी उनका नाम था। जैसे गौतम, जैसे वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, तो पुलमावी राजा था और उसकी माँ का नाम वशिष्ठी था। तो माता के नाम से जाने जाने वाले जो शासक थे वे सातवाहन थे। किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है।
कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो ये चेदी वंश से संबंधित था और ये कहां पर था? कलिंग में था। और ये जैन धर्म का अनुयायी था और कलिंग का जो एक अभिलेख है, राजा खारवेल का जो अभिलेख है वो है हाथी गुम्फा अभिलेख। इस हाथी गुम्फा अभिलेख से बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं और इसी से यह पता चलता है कि खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था? तो वो था डेरियस प्रथम। भारत पर पहला बाह्य आक्रमण जो है वो ईरानियों ने किया था और उसके बाद जो है वो यूनानियों ने किया था। तो पहला ईरानी शासक जो है ये डेरियस प्रथम या दारा प्रथम था जिसने कुछ क्षेत्रों पर आक्रमण भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत पर कर लिया था। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो वो हिंद यवन शासक था मिनांडर और वो बौद्ध भिक्षु थे नागसेन। तो नागसेन और मिनांडर के बीच का जो वार्तालाप है वो इस मिलिंद पन्हो में मिलता है। भारत के प्रथम बार किसके द्वारा सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया? भारत में पहली बार किसके द्वारा सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया? तो वो ग्रीक द्वारा, ग्रीक यानी कि यूनानी शासकों ने पहली बार भारत में सैन्य शासन स्थापित किया था। किस शासक के सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित था? तो ये भी इंडो ग्रीक राजा था अगाथोक्लीज। अगाथोक्लीज के सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव का चित्र अंकित था। किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो स्ट्रेटो द्वितीय ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द किसका द्योतक है? काली मिर्च का। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? तो रुद्रदामन ने बिना बेगार के। बिना बेगार का मतलब होता है, बेगार को बोलते हैं विष्टि, इसका मतलब होता है बिना पैसे दिए काम कराना। तो बिना बेगार के यानी कि इसने बेगार नहीं किया बल्कि तनख्वाह पर, वेतन पर मजदूर लेकर के सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। और इस सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंचाई के लिए इसका निर्माण कराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये कहाँ पर हुआ था सुदर्शन झील का निर्माण? ये गिरनार पहाड़ियों पर हुआ था सिंचाई के लिए। तो गिरनार पहाड़ियों पर ही एक अभिलेख लगाया गया है और इसी गिरनार अभिलेख, जिसे हम रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भी कहते हैं, इसी में यह पता चलता है कि सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है वो। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस शासक के अभिलेख में मिलता है? तो काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख से यह पता चलता है। काव्य शैली का यह प्राचीनतम उदाहरण है। शक क्षत्रप काल में सोने एवं चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? शक क्षत्रप काल में सोने एवं चांदी के सिक्कों का अनुपात था 1:10, यानी कि सोने की मात्रा 1 और चांदी की मात्रा जो है 10, इस अनुपात में सिक्के ढाले जाते थे। भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेट्स था। किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है? तो विम कटफिसस ने पहली बार भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। कुषाण शासक कनिष्क का राज्य अभिषेक किस ईस्वी में हुआ था? तो 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क का राज्य अभिषेक हुआ था और इसी समय इसने यहाँ पर शक संवत शुरू भी किया था। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पांचांग, भारत का जो राष्ट्रीय पांचांग है इसी शक संवत पर आधारित है। कैलेंडर का चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की तिथियों में से किस एक के अनुरूप है? तो इसमें 22 मार्च अथवा 21 मार्च पर आधारित है, यानी कि ये जो
चैत्र का महीना है जो कि 22 या 21 मार्च से शुरू होता है। यहाँ से हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू होता है जो कि शक संवत के आधार पर काम करता है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी या एडी। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। और ये कौन सी संगीति थी? ये थी चौथी या अंतिम संगीति थी जो कि कनिष्क ने कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की थी। कश्मीर के कुंडल वन में ये संगीति कनिष्क ने बुलाई थी। श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? तो श्रावस्ती का उल्लेख इसमें नहीं है। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? आप जानते हैं कि कुषाण एकमात्र ऐसे वंश था जिसका साम्राज्य चीन तक विस्तारित था। तो चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया, युद्ध किया, यह पान चाऊ था। अश्वघोष किस शासक का समकालीन था? तो अश्वघोष हर्षवर्धन का समकालीन था। ठीक है ये, और इसने हर्षचरित लिखा है हर्षवर्धन की प्रशंसा में। प्राचीन भारत में किस एक राजवंश ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो वे कुषाण थे और कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के भी चलाए थे। ठीक है। किस वंश के शासकों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे? तो वे भी कुषाण थे। और गांधार कला शैली किसका सम्मिलन है? यह इंडो ग्रीक कला का यानी कि भारत तथा यूनानी कला का मिला जुला रूप है गांधार कला शैली। किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान या शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? तो वो है गांधार कला, गांधार मूर्ति कला। ठीक है। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संदर्भ में शक, कुषाण तथा यूनानी का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है पहले यूनानी आए, फिर शक आए, उसके बाद कुषाण आए, और अगर इसके आगे भी लिख लिया जाए तो फिर ईरानी हो जाएगा। ईरानी, यूनानी, शक और कुषाण। भागवत धर्म का ज्ञात प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है? तो ये बेसनगर या विदिशा का गरुड़ स्तंभ है। ये हमारे क्विक रिवीजन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको हमने दिए। डेली इस तरह के फैक्ट आपको मिलते रहेंगे और इनसे आप अपने पूरे सिलेबस को बहुत ही संक्षिप्त में, कम समय में डेली रिवाइज कर पाओगे। थैंक यू।